जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं सोशल प्रोसेस से संबंधित कुछ प्रश्न, उसका भाग 2 देखेंगे। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम वाला मंथ आएगा तो वहाँ पे आपको लगातार दिन में 4 से 5 घंटे क्विज करवाए जाएंगे। तो आप ज़रूर से जुड़ें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? वैर भाव, परस्पर विरोधी हित, सामाजिक अन्याय या इनमें से कोई नहीं। तो संघर्ष का प्रमुख कारण होता है परस्पर विरोधी हित होना। लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को उजागर किया है? कोजर ने संघर्ष के किस पहलू को उजागर किया है? प्रकार्यात्मक, विघटनात्मक, संगठनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने प्रकार्यात्मक की चर्चा की है, संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष की चर्चा की है। इनके अलावा जॉर्ज सिमेल जिन्होंने संघर्ष के सकारात्मक पक्ष की चर्चा करते हैं। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला है, फुटबॉल के खेलों में दो टीमों के बीच होने वाली अंतःक्रिया में जो प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है उसकी प्रकृति क्या होती है? अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, संस्थागत प्रतिस्पर्धा या सामूहिक प्रतिस्पर्धा। तो फुटबॉल मैच में जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा कही जाती है। अगला है, प्रतिकूलता का प्रभाव समाज के किस सामाजिक प्रक्रिया को बताया गया है? प्रतिस्पर्धा को, सात्मीकरण को, एकीकरण को या संघर्ष को। तो प्रतिकूलता का प्रभाव समाज की किस प्रक्रिया को बताया जाता है? तो यह हमारा संघर्ष होगा। अगला है, सामाजिक आदर्शों में संघर्ष प्रायः तब होता है। सामाजिक आदर्शों में संघर्ष प्रायः तब होगा जब बहुविध समूहों की सदस्यता होगी, अपूर्ण सामाजिकरण हो, निहित स्वार्थ हो या उत्तरदायित्व को स्वीकार करने में असफल हो। तो आदर्श में संघर्ष तब देखने को मिलता है जब बच्चे का जो है अपूर्ण सामाजिकरण होता है। अगला प्रश्न जो है हमारा कि किस लेखक के द्वारा सहयोग की परिभाषा किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने की लालसा रखने वाली दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप में की जाने वाले लगातार प्रयास के रूप में की जाती है? मेरिल एल्ड्रिच, बी जिन्सबर्ग, जे फीचर या डब्ल्यू ग्रीन। तो यह किसका इसमें स्टेटमेंट है? तो किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने की लालसा रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक साथ मिलकर या सम्मिलित रूप से किए गए प्रयास को ही हम सहयोग कहते हैं। यह मेरिल और एल्ड्रिच की डिफिनेशन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक आत्मसातकरण में सहायक होते हैं? सहिष्णुता, आर्थिक अवसरों की समानता, प्रभावी समूह एवं लघु समूहों के प्रति सहानुभूति का पूर्ण व्यवहार या उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। सहिष्णुता, आर्थिक अवसरों की समानता, प्रभावी समूह का लघु समूह के प्रति सहानुभूति, पूर्ण व्यवहार, ये सभी जो है आत्मसातकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। प्रतिस्पर्धा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा क्या सही है? लक्ष्य की बाह्यता, अचेतन प्रक्रिया, अवैयक्तिक प्रक्रिया या उपयुक्त सभी। तो हमारी जो प्रतिस्पर्धा होती है वह अचेतन प्रक्रिया होती है। लक्ष्य इसमें वाय होता है और इसमें अवैयक्तिक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ हमारे जो आंसर सही हो जाएंगे वह ऑल ऑफ दी अबव का सही होगा। अगला है, यह तब उचित होता है जब सदस्य किसी मतभेद का सामना करता है। संघर्ष, सहयोग, प्रतियोगिता या एकमतता। तो कौन है जब मतभेद आएगा तब आता है?
तो जब सदस्य मतभेद का सामना करता है तो वह संघर्ष उदित होता है वहाँ पे। अगला है संघर्ष की सही विशेषता क्या है। दूसरे की इच्छा का प्रतिरोध नहीं करता है, जानबूझकर विरोध करने का प्रयास करता है, यह स्वार्थों की समानता से उत्पन्न होता है, यह दूसरों की योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए यह स्वार्थों की समानता से उत्पन्न होता है। जब दो लोगों को एक ही चीज़ प्राप्त करने का होता है या स्वार्थ या हित विपरीत होते हैं, यहाँ असमानता जहाँ तक होना चाहिए था कि हित विपरीत होते हैं, तब वहाँ संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगठनात्मक प्रक्रिया है। सहयोग, सात्मीकरण, प्रतियोगिता, पर संस्कृति ग्रहण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा प्रतियोगिता। प्रतियोगिता एक संगठनात्मक प्रक्रिया होती है। सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है। संघर्ष, जनरीति, कानून, प्रथा। तो सहयोग और संघर्ष को सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेस में रखा जाता है। अगला है प्रतिस्पर्धा का निम्नांकित लक्षणों में से सही लक्षण बताइए। प्रतिस्पर्धा चेतन एवं वैयक्तिक है। प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के उपयोग अथवा अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष है। प्रतिस्पर्धा गला काट नहीं होता है। प्रतिस्पर्धा हिंसात्मक है। तो प्रतिस्पर्धा जो हमारी होती है वह सीमित वस्तुओं के उपयोग के लिए, अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष है और इसमें हिंसा नहीं होती है। तो प्रतिस्पर्धा जैसे हम लोग नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के 39 सीटों के लिए 1000 लोगों का फॉर्म भरना, तो उनके बीच जो कंपटीशन होगा वह अवैयक्तिक होगा और अहिंसात्मक होगा। इसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अगला समायोजन का निम्नांकित लक्षणों में से सही लक्षण क्या है। तो एक प्रक्रिया के रूप में समायोजन प्रयत्नों का वह क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं अपनी आदतों और मनोवृत्तियों को नए सिरे से निर्माण करके परिवर्तित दशाओं का व्यवस्थापन स्थापित करता है। समायोजन संघर्ष का अस्वाभाविक परिणाम है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह विरोधी क्रियाओं का अभिजन नहीं करते हैं। समायोजन मित्रवत सहयोग है। तो देखिए समायोजन होता क्या है। एक प्रक्रिया के रूप में समायोजन प्रयत्नों का क्रम है। आखिर लोग एक जैसे मतलब शांति रहना चाहते हैं, जिसमें व्यक्ति की अपनी आदतें एवं मनोवृत्तियों को नए सिरे से, जैसे दो लोग हैं वो आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, तो कोई आता है बीच में उनका समायोजन करवाता है, तो अपने मनोवृत्तियों में परिवर्तन रखते हैं, जो विरोधी की भावना रहती है उसको दबाते हैं और आपस में कुछ मुद्दों को लेकर समायोजन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अपनी मनोवृत्तियों में परिवर्तन करके व्यवस्थापन करते हैं, तो उसी को हम समायोजन करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा इसका। अगला है सात्मीकरण के गलत लक्षण को पहचानिए जो इसमें से गलत हो। तो सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियों जो है समान होती हैं, वे संयुक्त रूप में विकसित होते हैं। तो यह स्टेटमेंट जो है सही है। अगला है सात्मीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह समान भावनाओं, मूल्यों और उद्देश्यों में भाग लेने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं। यह भी सही है। सात्मीकरण पारस्परिक अवलोकन और प्रसार की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह धारणाओं, भावनाओं, मनोवृत्तियों के समान रूप से प्राप्त करते हैं। यह भी सही है। सात्मीकरण पृथकता, संपीड़न और उच्चता की भावना है। तो यह चीज़ें हमारी गलत है। तो पूछा था कौन सा गलत कथन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। सात्मीकरण में समानता की भावना होती, एक जैसी धारणा होती, मनोवृत्तियाँ होती हैं, न कि पृथकता, संपीड़न और उच्चता की भावना पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से वह उत्तर बताइए जो सही नहीं है सात्मीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाली दशाओं में। तो कौन सी प्रक्रिया सात्मीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित नहीं करती है। सहिष्णुता, आत्मीयता या सामाजिक संघर्ष, बल प्रयोग, संस्कृतिकरण।
तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बल प्रयोग। अगला है प्रतिस्पर्धा क्या है? अवैयक्तिक एवं प्रत्यक्ष संघर्ष, वैयक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, वैयक्तिक एवं प्रत्यक्ष संघर्ष, या फिर अवैयक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। तो प्रतिस्पर्धा को क्या माना जाता है? अवैयक्तिक और प्रत्यक्ष संघर्ष के रूप में प्रतिस्पर्धा को देखा, सॉरी यहाँ राइट आंसर होना चाहिए प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक और अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है। अगला है निम्न संगठनों में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पर आधारित है? एक नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, या एक सजातीय संगठन। तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ज़्यादातर हमें औद्योगिक संगठनों में देखने को मिलता है। अगला है प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था हेतु आवश्यक है। सही है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के से जो है उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है, जिससे आम जनता को लाभ होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सही व्याख्या भी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष और सहयोग के संबंध में सही है? सहयोग साहचर्य होता है, संघर्ष वियोजनात्मक होता है, सहयोग तथा संघर्ष साथ साथ चल सकते हैं, सहयोग तथा संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए सहयोग साहचर्य होता है और संघर्ष अलगावित होता है, संघर्ष अलगावी भावना होती है। तो ये दोनों सही है हमारा, एक और दो। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है सामाजिक संबंध होता है। सहयोग संघर्ष, सहयोग और संघर्ष आमने सामने का फर्क। तो सामाजिक संबंध जो होता है उसमें हमें आमने सामने का संपर्क देखने को मिलता है। सहयोग और संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो आप सभी जानते हैं, और समाज में दोनों पाया जाता है, सहयोग और संघर्ष। लेकिन सहयोग की भूमिका समाज में अधिक होती है, बिना सहयोग के समाज नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 प्रकारों टाइप ऑफ 4 स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित, संविधात्मक को चित्रित किया है? कोजर, शीमेल, निस्पेट या होमन्स। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा रॉबर्ट निस्बेट। तो यहाँ जो है स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित और संविधात्मक सहयोग की बात करते हैं रॉबर्ट निस्बेट हमारे। वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है? सहयोगात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, संघर्षरत सहयोग या तर्कपूर्ण संघर्ष। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेबर ने प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। अगला है जब प्रतिस्पर्धा को मानकों को तोड़ती है, जब प्रतिस्पर्धा अपने जो है मानकों या नियम से हट जाती है या तोड़ देती है तो वह रूपांतरित हो जाती है प्रतिकूलता में, संघर्ष में, सात्मीकरण में या अनुकूलन में। तो प्रतिस्पर्धा जब अपने मानक या नियम तोड़ देती है तो वह संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है। प्रतिस्पर्धा में समाहित है निषेधात्मक अंतःक्रिया व सकारात्मक लक्ष्य, प्रत्यक्ष अंतःक्रिया व निषेधात्मक लक्ष्य, अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया और निषेधात्मक लक्ष्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिस्पर्धा में निषेधात्मक अंतःक्रिया और सकारात्मक लक्ष्य जो है सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है यदि कई लोग मिलकर एक साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग। तो जब कई लोग एक साथ मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। लेकिन जब यहीं कह दे कि कोई लोग
कई लोग जो है एक ही उद्देश्य को एक स्थान पर मिलकर साथ में कार्य कर रहे हैं, मिलकर। जैसे कोई घर पहले तो होता था कि गांव में जो है जो घास फूस की झोपड़ी होती है उसको उठाने के लिए सब मिलकर कार्य उठाते थे, तो उसको प्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। लेकिन जब किसी कंपनी में कोई है, कोई जैसे मोबाइल की कंपनी में कोई उसका बॉडी पार्ट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ, सबके मिलकर मतलब सबके सहयोग से हमारा मोबाइल तैयार हो रहा है, तो उसको हम अप्रत्यक्ष सहयोग की श्रेणी में रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि कई लोग मिलकर एक साथ किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, तो वह अप्रत्यक्ष सहयोग होगा। अगर एक स्थान पे हों, प्रत्यक्ष एक दूसरे को जानते हों, जुड़े हों, तब उसको प्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। जैसे कोई क्रिकेट टीम हो गई, अपनी टीम को जिताने के लिए प्रत्यक्ष सहयोग करती है, तो ये प्रत्यक्ष सहयोग होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन, अस्थिरता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संघर्ष की विशेषता में निरंतरता नहीं पाई जाती है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं, मतलब प्रकट नहीं हो पाती। जब संघर्ष आदमी प्रकट नहीं कर पा सकता, मतलब वह अंदर ही संघर्ष महसूस करता है लेकिन उसको प्रकट नहीं करता है, तो उसको अव्यक्त संघर्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो, सभी को समान रूप से लाभ मिले। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी को समान रूप से लाभ मिले। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। तो यहाँ सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें अप्रत्यक्ष सहयोग में, यह जरूरी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग का तत्व नहीं है? सहयोग संगठनों को समान उद्देश्य से हासिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित और असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्य को हासिल करने के लिए तरीके सुनियोजित होते हैं। इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो सहयोग को व्यक्तियों और राज्य पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अगला है, बाह्य और आंतरिक संघर्ष की अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? लेविस कोजर के, मैक्स वेबर, डैरन डार्फ, जॉर्ज सिमेल। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। तो आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात करते हैं लेविस कोजर। अगला है, एक मूलभूत सामाजिक प्रक्रिया जिसके अभाव समाज का अस्तित्व संभव नहीं है, जिसके बिना समाज का अस्तित्व नहीं देखा जा सकता। प्रतिस्पर्धा, सहयोग, साधवीकरण या प्रतिकूलता। देखिए, समाज की दो मूलभूत अवधारणाएं हैं, सहयोग और संघर्ष। सहयोग एक ऐसी अवधारणा है जिसके अभाव में हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर समाज है तो वहाँ पे सहयोग आपको देखने को ही मिलेगा, बिना सहयोग के समाज का अस्तित्व नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? द्वंद्व, हिंसा, आक्रमण, मुकाबला। तो इसमें देखो ये डाउटफुल है ये क्वेश्चन। तो हम मुकाबला देखिए, जो यहाँ पे मुकाबला दिया है, और द्वंद्व को हम संघर्ष से रिलेट कर सकते हैं कि संघर्ष को द्वंद्व हम कहते हैं। मुकाबला को प्रतिस्पर्धा से करते हैं, प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पे दोनों सोशल प्रोसेस में आएंगे, लेकिन जैसा कहा गया है कि सहयोग संघर्ष को प्राथमिकता दिया जाता है, तो यहाँ हम द्वंद्व को मानेंगे। अगला है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों आधारित है? कौन सा संगठन जिसमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों देखने को मिलते हैं? नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, औद्योगिक संगठन और सजातीय संगठन। तो प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष हमें औद्योगिक संगठनों में देखने को मिलता
है। अगला है प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है, किसने वर्णित किया है? प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है, स्पेंसर ने, कोजर ने, डेहरनडार्फ ने, फ्रेजर ने। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा कोजर होगा। प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष मानते हैं कोजर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक थिएटर या संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता यहाँ पे जो है हमारा सोशल प्रोसेस या प्रक्रिया नहीं है। निगमित वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? कार्ल मार्क्स ने, C.H. कुले ने, मैकाइवर एवं पेज ने, W.G. समनर ने। तो निगमित वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना की जो अंतर की चर्चा करते हैं वह बेसिकली ऑकबर्न जी हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्नों विरोधों के बावजूद मिलकर कार्य करते हैं कहलाती है? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन या समझौता। तो यहाँ समायोजन होगा। समायोजन में एक बात आप ध्यान रखेंगे कि समायोजन के अंतर्गत समझौता शामिल हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे बृहद ब्रॉड जो है समायोजन होता है जिसमें समझौता ही किया जाता है, तो इसलिए समायोजन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? पृथक आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण या पर संस्कृति ग्रहण का। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह आत्मसातकरण अर्थात उनको अपना लेना, जो है मान्यता देना मतलब अपना लेना, तो उसको आत्मसातकरण कहेंगे। अगला है द्रवण पात्र सिद्धांत, मेल्टिंग पॉट थ्योरी जो है किस संकल्पना पे आधारित होती है? तो मेल्टिंग पॉट थियरी जो है स्वांगीकरण पर, समायोजन पर, पृथक्करण पे या एकीकरण पे। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा होगा स्वांगीकरण पर मेल्टिंग पॉट थियरी आधारित होती है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो इसके कूट थोड़ा गड़बड़ है इसलिए हम इसे खुद ही बताते हैं कौन था। तो वह प्रक्रिया जिसके सारे प्रतिद्वंद्वियों जो है सभी को हराकर मात देकर करते हुए एक अधिकार प्राप्त करना चाहता है, तो उसको कहते हैं संघर्ष। और दूसरा है कि समान लक्ष्यों को साझे प्रतिफलों की खोज में संयुक्त। तो साझे प्रतिफल जब जहाँ पे आ जाएंगे एक साथ मिलकर खोज में संयुक्त क्रियाकलाप जो होता है वह हो जाता है हमारा सहयोग। अगला है प्रतियोगियों को समाप्त या कमजोर करते हुए प्रतिफलों को एकाधिकार प्राप्त करना, यह होगा हमारा प्रतियोगिता। परस्पर विरोधी व्यक्तियों के बीच समूह में कार्य साधक समझौता विकसित करने की प्रक्रिया। तो समझौता जहाँ पे आ जाए तो वह हमारा क्या होता है समायोजन। तो ये रहा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आत्मसातकरण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई मूल्यांकन या राय बना लेना विचारों, अनुभूतियों या व्यवहार से प्रभावित करती हो तो उसको आत्मसातकरण की प्रक्रिया नहीं कहते हैं, तो इसलिए यह गलत है। अगला स्टेटमेंट है वह सामाजिक स्थिति जो सामाजिक अन्योन्य क्रिया को नियंत्रित करने वाले मानकों और मूल्यों का धीरे धीरे निर्मित होना इसका लक्षण है, तो यह भी गलत है। आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, हम दूसरों के मूल्यों और मानकों को अपना लेते हैं, तो अब उसे हम आत्मसातकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा, न तो एक सही है और न ही
2। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वंद्व की एक कोटि का आधार नहीं है। द्वंद्व का एक क्षेत्र या वस्तु, मध्यस्थों की संख्या या द्वंद्व में शामिल पक्षों की संख्या या शामिल पक्षों का शक्ति संतुलन। तो राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा मध्यस्थों की संख्या जो है द्वंद्व की एक कोटि का हिस्सा नहीं है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दिए गए कूटों की सहायता से। आत्मसात्करण का मूसा या मेल्टिंग पॉट मॉडल किसने दिया है? तो ये हमारे रॉबर्ट पार्क जी हैं। सांस्कृतिक पश्चता की बात किसने की है? तो सांस्कृतिक पश्चता या कल्चरल लैग की बात करते हैं विलियम ऑकबर्न। युक्तिकरण या रेशनलाइजेशन की बात कौन करते हैं? तो युक्तिकरण रेशनलाइजेशन की बात करते हैं मैक्स वेबर। और संदर्भ समूह की बात करते हैं हर्बर्ट हाइमन। इन्होंने सर्वप्रथम इसकी चर्चा की है। इसके अलावा मर्टन ने संदर्भ समूह की व्याख्या जो है सामाजिक सिद्धांतों में किया है। इससे जुड़ी हुई एक संकल्पना है सापेक्ष वंचन। तो सापेक्ष वंचन का सर्वप्रथम प्रयोग स्टाउपर ने किया है और समाजशास्त्र में उसका उपयोग सापेक्ष वंचन का उपयोग जो है मर्टन करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वह हमारा हो जाएगा 1। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए जो कि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो धन्यवाद।